नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सोयल मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर जाएं ज्यादा, तो इसके बाद जो भी क्लासेस लेंगे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, उनके ऊपर जाएंगे ताकि हमारा साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो और एक निश्चित समय में हम पूरा का पूरा कोर्स कर सके। तो जो सोयल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव करेंगे उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि अगली क्लास में हमें दिक्कत ना आए। अगर हो सकता है तो कल हम ऑनलाइन क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे। टाइम रहेगा उसका 4 बजे के बाद, तो मैं अपडेट करूंगा अपने स्टेटस पे। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम उसको वहां से करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सोयल क्या है। सोयल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसके अंदर इनहेरिटेंट मिनरल्स होते हैं जो सोयल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ का नेसेसरी मीडियम है। फिर आती है सोयल की फॉर्मेशन। सोयल की फॉर्मेशन किससे होती है? एक नेचुरल प्रोसेस है, और जब ये नेचुरल प्रोसेस होती है इस जेनेसिस में, तो सबसे पहले क्या होती है, जियोलॉजिकल है, रॉक्स हैं, उनकी वेदरिंग होती है। और जब वो वेदरिंग होती है तो वो टूटना शुरू होती है, और जब टूटती है तो उसके बाद जो बारीक पार्टिकल्स बनते हैं उसे सोयल कहते हैं। और लगभग को जर्नल 2.5 सेंटीमीटर सोयल बनाने में नेचुरल प्रोसेस से 1000 साल के करीब का समय लग जाता है। उसके बाद आती है कि सोयल्स में रॉक्स कैसी होती है। सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है? जो लावा निकलता है उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनके डिपोजिशन से, वो इसके आंसर होते हैं। एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट, फील्डपार्स और क्वार्ट्ज, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जो इनकी आगे वेदरिंग होती है उससे जो बनती है, सेडिमेंटेशन से बनती है, वो रॉक्स क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। तो ये किससे हुई? डिपोजिशन से। इनका जो डिकम्पोजिशन होगा उससे जो रॉक्स बनेंगी वो क्या कहलाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं। इसका डोलोमाइट इसका उदाहरण है। उसके बाद जो सोयल्स आती हैं, सैंडस्टोन भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद जो आती है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? जो रॉक्स मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाती हैं भारी प्रेशर के कारण, भारी टेम्परेचर के कारण, वो क्या कहलाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। और वो है जैसे मार्बल है, क्वार्ट्ज है, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद होती है सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या होती है सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस? जो हमने ऊपर पढ़ी थी, वेदरिंग से होती है। और ये वेदरिंग नेचुरल भी होती है और ये आर्टिफिशियल भी होती है, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण कहते हैं। हम लैंडस्केपिंग करते हैं, लैंड का मूवमेंट करते हैं, उससे भी सोयल की फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है कि सोयल की कंपोजिशन की। लगभग 50% सॉलिड मटेरियल होता है और 50% पोर्स होता है। पोर्स की बात करें तो सॉलिड में 5%, अगर इसको हम तोड़े तो 45 तो मिनरल एलिमेंट हुए, 5 इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। और इसमें क्या होता है? 25% तो एयर होती है और 25% वाटर होता है। उसके बाद आती है सोयल के बारे में कि सोयल की जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस साइज के होते हैं। सबसे पहले हम पार्टिकल्स की बात करें तो क्ले पार्टिकल्स होते हैं। कितना? 0.002 से नीचे। क्ले के बाद आती है सिल्ट की बारी। सिल्ट क्या होगी? 0.02 से लेकर 0.002 तक होते हैं। उसके बाद आती है सैंड की बारी। वो क्या होगी? 0.2 से 0.02 तक होते हैं। और ग्रेवल्स होते हैं, वो क्या होंगी? 0.2 से बड़े जो होंगे वो ग्रेवल्स होंगे। तो ये सैंड के पार्टिकल्स की, सोयल के पार्टिकल्स की बात होती है। उसके बाद आती है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि सोयल की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसे कहेंगे हम? कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये हम पहले भी अपनी वीडियो में कर चुके हैं। तो जैसा जैसा अरेंजमेंट रहेगा वो पार्टिकल्स पोर स्पेस को डिसाइड करेगा, वो वाटर के मूवमेंट को डिसाइड करेगा। तो हम अपने उस वीडियो से ये देख सकते हैं। फिर आती है डेंसिटी की बारी। अब डेंसिटी किसे कहेंगे? डेंसिटी 2 प्रकार की, वैसे बुल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। अब डेंसिटी किसको कहेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितना मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो बुल्क डेंसिटी क्या होगी अगर बात करें तो ये पोर स्पेस डिपेंडेंट होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है। अब इसमें भी एक खास बात कि जब डिपेंडेंट होती है, जब पोर स्पेस बढ़ेगा तो बुल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुल्क डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। कितना हो सकती है? लगभग ये जो बुल्क डेंसिटी से पार्टिकल डेंसिटी लगभग 2 गुना के करीब होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये रेंज करेगी 2.6 से 2.75 तक रेंज करेगी, जबकि हमारी जो बल्क डेंसिटी है वो हमारी 1 से लेकर 1.8 तक ही वेरी करती है। अब कई बार आता है इसकी यूनिट्स क्या होंगी, तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम, तो ग्राम पर मीटर क्यूब ये इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आती है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सी चीज बढ़ेगी कौन सी चीज घटेगी। तो हमारा एक है बुल्क डेंसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये पोर डिपेंडेंट होती है, पार्टिकल डेंसिटी बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप टिलेज प्रैक्टिस करो, सोयल का लूज करो, पोर स्पेस बढ़ाओ घटाओ, तो किस पे डिपेंड होगा? वो पार्टिकल डेंसिटी को डिस्टर्ब करेगा या चेंज करेगा, ना कि वो
पार्टिकल डेंसिटी को करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सोयल के अंदर ही, सोयल के अंदर मिनरल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स आते हैं 1 टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक ऑक्टाहाइड्रल एक टेट्राहाइड्रल के बीच में सैंडविच होती है, यानी कि ये सिलिकॉन हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये बीच में पोर स्पेस जिसमें वाटर आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। फिर होती है 2-1 टाइप की। इसमें क्या हुआ, एक ये जो ऑक्टाहाइड्रल है 2 टेट्राहाइड्रल से, यानी एक टेट्रा इस साइड, बीच में एक ऑक्टा और एक टेट्रा, इस तरह की स्ट्रक्चर में होगी। अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोर स्पेस, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, इस तरह का अरेंजमेंट होगा। एक एल्युमिनियम 2 सिलिकॉन के बीच में सैंडविच रहेगी। तो क्या करेगा, वो 2-1 टाइप की सॉइल्स रहेंगी। अगर हम इसकी बात करूं मैं 1-1 के एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल है कैलोनाइट। अगर इसका बात करूं मैं तो वर्मिकुलाइट, ये इसके एग्जांपल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो फैक्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी फिक्सेशन का किस प्रकार है, इसके बाद हम बात करते हैं फिक्सेशन की, वाटर के फिक्सेशन की, क्योंकि सोयल के अंदर होता है। तो जो सोयल के अंदर वाटर फिक्स होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एडेशन और कोहेशन फोर्स से। एडेशन का मतलब ऐड करना, 2 अलग अलग चीजों में मैं किसी और के साथ ऐड होता हूँ जो मेरे से अलग हो, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन, यानी 2 अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा फोर्स, यानी पानी और सोयल पार्टिकल्स के बीच में रहेगा वाटर, वो एडेशन रहेगा। और कोहेशन वाटर मोलिक्यूल्स का वाटर मोलिक्यूल्स के साथ जो अट्रैक्शन रहेगा वो कोहेशन कहेगा। इसके बाद आती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, वाटर के मूवमेंट को हेल्प करते हैं। और वाटर का मूवमेंट 3 तरीके से डिसाइड होता है कि पानी किस तरीके से सोयल के अंदर बाउंडेड है, कि वो कैपिलरी वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है या ग्रेविटेशनल वाटर है। तो ये 3 तरह से वाटर की क्वालिटी हमारे पास होती है। वाटर को हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो वो हमारा 31 से 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में रहता है, वेपर फॉर्म में रहता है, नॉन अवेलेबल वाटर, और ये बहुत बारीक थिन के रूप में सोयल पार्टिकल्स के बाहर रहता है। ग्रेविटेशनल वाटर वो रहेगा जो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है। और जो हमारा जो वाटर कैपिलरी वाटर है वो अवेलेबल वाटर होता है। इसको 1-3 से लेकर 33 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक भी कह सकते हैं। इसको जो प्लांट आसानी से ले सकते हैं जिस वाटर को, वो क्या कहलाएगा, कैपिलरी वाटर कहलाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये वाटर किस में अवेलेबल रहेगा, कैपिलरीज में रहेगा। तो ये सरफेस टेंशन के अगेंस्ट अवेलेबल रहता है। तो ये 3 प्रकार के वाटर हमारे पास होते हैं। उसके बाद आती है ये पानी का मूव करने का, चाहे पानी हो चाहे न्यूट्रेंट हो, वो 2 तरीके से मूव करता है, मास फ्लो और डिफ्यूजन। मास फ्लो का मतलब एक साथ भीड़ के साथ जाए, यानी कि बिना किसी दिक्कत के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, वो मूवमेंट क्या कहलाता है, मास मूवमेंट या मैसिव मूवमेंट कहलाता है। और डिफ्यूजन क्या कहलाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, वो पानी क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और अगेंस्ट ऑस्मोसिस कहलाएगा, जब वाटर स्ट्रेस में आएगा तो प्लांट एटीपी का यूज करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा, और तब वाटर को जो एब्जॉर्ब करेगा या न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करेगा, वो मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन मूवमेंट कहलाता है। उसके बाद आती है बारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अगर सोयल की बात करें तो इस कैटायन एक्सचेंज के साथ साथ एक सोयल की पीएच, या जिसको कई जगह ऑब्जेक्टिव में क्या पूछते हैं कि 2 कौन सी सोयल की कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या पीएच लिख दो, या इसकी जगह लिखा आता है सोयल रिएक्शन। इसका एक ही मतलब होता है। और सोयल रिएक्शन क्यों, क्योंकि सोयल रिएक्शन सोयल को 3 भागों में बांटती है, एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन। अगर इसकी क्या खास बात होती है, इन तीनों सोयल्स में अगर बात करते हैं हम, तो अगर ये हमने पीएच ले ली 7, ये ले ली 14, ये हमने ले ली 0, तो जो इसके आसपास का रहता है, यानी 6 से 7.5 के बीच में रहता है, तो NPK, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इजिली प्लांट्स को मिल जाते हैं। अगर इस साइड घटती हुई चली जाती है तो दिक्कत आती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी घट जाती है। अगर 6 के करीब चली जाती है तो फास्फोरस लगभग फिक्स होने की कगार पर होता है। 6 के बाद अगर जाते हैं तो ये पीएच का रोल होता है। और पीएच को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी कहते हैं, या वो स्केल भी कहते हैं जो सोयल की रिएक्शन को बताता है कि सोयल में कैसे न्यूट्रिएंट फिक्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद आती है इन आयंस में कि एक कॉम्प्लीमेंट्री आयन एक्सचेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होगा कि मैं कॉम्प्लीमेंट दूं किसी को, भाई तू उससे अच्छा हुआ, तो यानी एक कोई आएगा वो एक को किसी को बाहर निकालेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आयन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे अगर पोटासियम आयंस इंक्रीज होती है तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन गिर जाती है, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी नीचे जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ ऐसी खास बात होती है कि प्लांट कुछ को तो फेवर
कवर करता है और कुछ को रेडली लेता है, कुछ को बहुत स्लो लेता है और कुछ को बहुत फास्ट लेता है। तो इस प्रकार एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्लांट्स का मेन जो पार्ट होता है जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है वो रूट्स होती हैं। अगर हम बात करें पोटासियम और अमोनियम आयंस जो होती है वो प्लांट्स इजिली लेता है, बहुत जल्दी सॉइल के सॉल्यूशन से ले लेता है। अगर उसके अंदर से मैं बात करूं कि अगर कैटायंस की बात करूं तो ये दोनों आयंस कैल्शियम और मैग्नीशियम की तुलना में ज्यादा फास्ट ली जाती है, स्लो ली जाती है, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट कम होती है। हम भी जानते हैं कि NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और इनमें भी बात करें तो प्राइम न्यूट्रिएंट्स में NPK आते हैं। तो इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन हमेशा फास्ट होता है rather than कि ये भी कैटायंस हैं, इनका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लो क्वांटिटी। फिर उसके बाद आती है, उसके बाद अगर मैं एनायंस की बात करूं कि ये तो हमारी कैटायंस के एब्जॉर्प्शन की बात हुई। अगर हम माइनस वाली उन एनायंस की बात करेंगे तो उनमें भी चेंज होता है कि प्लांट किसको ज्यादा लेगा, किसको कम लेगा। तो NO2 और क्लोरीन ये दो आयंस प्लांट बहुत फास्ट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो मास फ्लो से ले चाहे वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से ले। तो उसके बजाय ये SO4 और H2PO4 -22 इनको भी बड़े स्लो लेता है, क्योंकि हमें पता है ये तो बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है कि हमने देखा जब 6 से नीचे की तरफ जाती है pH तो वहीं बाइंड होकर खड़ा हो जाता है, ये मिलता ही नहीं प्लांट को, तो ये फिक्स हो जाते हैं इजिली, इनको प्लांट ले नहीं पाता, इसलिए नाइट्रेट और क्लोराइन इनको प्लांट इजिली ले सकता है। उसके बाद आती है सोइल की कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन क्या होगी? कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता, किस क्षमता के आधार पर हम 8 क्लासेज में बांटते हैं। 1 से 4 तो हमारी एरेबल लैंड्स में नियरली काउंट होती हैं और 5 से लेकर 8 तक नॉन एरेबल लैंड्स। तो अगर मैं मोटा मोटा 4 की बात करूं तो 1 क्लास 2, 3 और 4। तो एक वो होगी जिसके अंदर किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं होगी और इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन की जा सकती है। इसमें माइनर स्लोप्स की, जेंटल स्लोप्स की दिक्कत रहेगी, इसमें भी थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस से हम क्रॉप ले सकते हैं। इसके अंदर सीवियर प्रॉब्लम्स रहेंगी, चाहे वो इरोजन की हो या सॉइल की टोपोग्राफी की हो या सैलिनिटी एल्कलिनिटी की हो, तो इसमें दिक्कत होती है। चॉइस ऑफ क्रॉप लिमिटेड हो जाती है और हमें इंटेंसिव कल्टीवेशन लेने के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है और चॉइस ऑफ क्रॉप बहुत लिमिटेड रह जाती है। इसके बाद क्लास 4 आती है, इसमें वेरी सीवियर लिमिटेशंस होती हैं और जब वेरी सीवियर लिमिटेशन रहेंगी तो हमारे पास चॉइस कम से कम रहेगी। जब चॉइस कम रहेगी तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और इसमें मोनोक्रॉपिंग ही मोस्टली ली जा सकती है। उसके बाद अगर 5, 6, 7, 8 की बात करें तो 5, 6, 7, 8 में जो लास्ट की 8 बचती है वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ और रिक्रिएशन के काम आती है, क्योंकि ये सबसे खराब होगी। उसके बाद जो 7 नंबर की होगी उसके अंदर पास्चर्स होंगे, 6 नंबर होगी उसके अंदर रोक की रहेगी, टिलेज प्रैक्टिस बड़ी दिक्कत से होंगी, तो उसमें क्या करते हैं, हम सिल्वी पास्चर्स करते हैं उसके अंदर। और 5 होती है ये सोइल्स के अंदर रोक्स की प्रॉब्लम रहेगी, वाटर की प्रॉब्लम रहेगी, इरोजन की प्रॉब्लम रहेगी और ये दिक्कत 5 से लेकर 8 तक बढ़ती हुई जाएगी। इसलिए आखिरी में हम केवल रिक्रिएशन या वाइल्ड लाइफ में जाते हैं और जो सबसे 5 नंबर पे रहेगी इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की, सिल्वी कल्चर की, हॉर्टिकल्चर प्लांट भी हम लगा सकते हैं। फिर आती है सोइल की डिग्रेडेशन या डिग्रेडेड सोइल, वो रहेंगे जिसमें हाई एक्सचेंजेबल सोडियम % रहेगी और pH भी 6 से नीचे रहेगी। तो ऐसी सोइल्स डिग्रेडेड सोइल्स होती हैं। उसके बाद भी कई बार क्वेश्चन आता है कि किस सोइल में कितनी pH होगी, कितनी ESC होगी, कितना ESP होगा, एक्सचेंजेबल सोडियम % रहेगा, उसके आधार पे हम सोइल्स को बांट सकते हैं। सैलाइन सोइल, सोडिक या एल्कलाइन सोइल और लास्ट में आता है हमारा सैलाइन सोडिक सोइल। तो इसमें सीधा सीधा आप ध्यान रखो कि पहले बात आती है EC की, इससे के बाद होता है एक्सचेंजेबल सोडियम % और उसके बाद लास्ट में आती है pH कितनी रहेगी सोइल की। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। तो सैलाइन सोइल्स वो रहेंगी जिनको ठीक करना उन दोनों प्रकार के सोडिक एल्कलाइन से या सैलाइन सोडिक सोइल्स को ठीक करने के बजाय सैलाइन सोइल में फसल उत्पादन करना आसान रहता है। तो इसका मतलब इसकी EC तो 4 से ज्यादा रहेगी और ESP और pH दोनों ये 15 से कम रहेगी और ये 8.5 से कम रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्कलाइन सोइल की, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। EC तो 4 से कम रहेगी, ESP 15 से ज्यादा और pH 8 से 5 से ज्यादा। और अगर उसके बाद मैं लास्ट की बात करूं, वो जो सोइल ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें तीनों चीजें ज्यादा होती हैं। तो इस प्रकार इस क्लासिफिकेशन को हम समझ सकते हैं कि हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो हमारे पास बहुत आसानी से इसका आंसर हमें मिल जाए। फिर बात आती है लास्ट के अंदर जाके सोइल इरोजन की। अब सोइल इरोजन क्या रहेगा, 2 तरीके से हो सकता है सोइल इरोजन, पहला नेचुरल और दूसरा एसलेटेड।
नेचुरल वो होगा जो विंड से होता है, नेचुरल फिनोमिना से होता है, और एक्सेलरेटेड जिसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी होती है, यानी मानव से जो कृत कार्य होते हैं उनसे भी जो इरोजन की समस्या बढ़ती है वो एक्सेलरेटेड में आता है। अब ये इरोजन दो प्रकार से हो सकता है, विंड से और वाटर से। अगर वो वाटर से होता है तो वाटर के भी कई कारण है। बरसात गिरेगी तो बरसात गिरने से टपका गिरेगा, जब वो इतनी ऊपर से आसमान से जब बूंद गिरेगी तो वो जिस भी धरती के टुकड़े पे जाएगी वो छिटक के दूर होंगे। तो पहला होता है स्प्लैश इरोजन, दूसरा है सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, लैंडस्लाइड्स और स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये देखो भाई थोड़ा सा आसानी से, ये धरती है, इसके ऊपर ये बारिश की बूंद करी और गिरते ही इसके जो एग्रीगेशन टूट गई, ये है स्प्लैश इरोजन। जब बारिश गिरती रही तो ये पानी इकट्ठा होगा तो ये जो ऊपर पार्टिकल्स थे ये धीरे धीरे ऊपर की सीट हट जाएगी, इसको भी महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद क्या होता है, और बारिश होती गई तो ये बारिश के कारण ढलान की तरफ तेजी से पानी जाएगा और छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी जिनको हम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस से ठीक कर सकते हैं, वो है रेल इरोजन। उसके बाद जब बारिश और होती जाएगी तो ये छोटी छोटी नालियां बड़ी हो जाएंगी 1 मीटर के करीब, तो उसे क्या कहेंगे, गली इरोजन। और इसको भी ठीक करना, लैंड के इरोजन को रोकना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी गलियां हो जाती हैं। तो जो 1 मीटर से नीचे के रहेंगे वो तो ये रहेंगे, और 1 मीटर से बड़ी हो जाती हैं तो वो गली इरोजन में हो जाती हैं, और इसके अंदर हमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ सकती हैं। लैंडस्लाइड का मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, पहाड़ गिरते हैं, भूस्खलन होते हैं, वो आते हैं इसमें। और स्ट्रीम बैंक का मतलब जो ये पानी बहुत तेजी से बह के चलता है तो ये नदियां सी नालियां सी बन जाती हैं, और जब वो तेजी से पानी लगता है तो उसके किनारे टूट के अंदर गिरते रहते हैं और वाइड हो जाती है, वो उसकी डीपनेस कम हो जाती है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहलाता है। विंड का इरोजन भी 3 तरीके से हो सकता है, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप। सस्पेंशन कौन सा रहेगा भाई, जो बहुत छोटा रहेगा, यानी कि 0.5 mm से छोटे रहेंगे, वो सारे सस्पेंडेड रहेंगे, हवा लेके जाएगी तो हमें धूल भरी आंधियां दिखती हैं। तो जो छोटे कण होते हैं वो नीचे भी नहीं गिरते और बहुत दूर की डिस्टेंस तय कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टिकल सस्पेंशन कहलाते हैं। साल्टेशन क्या रहेंगे, 0.5 से 1 mm तक का जो रहेगा वो साल्टेशन में आता है। साल्टेशन का मतलब जब घर वाले पीटते हैं हमें तो कूदते फिरते वो कहते हैं नमक लग गया, तो ऐसे ये साल्टेशन। ये धरती है, यहाँ से हवा आई, यहाँ गिरते चले गए, ये यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, बाउंसीज में जो जाते हैं वो साल्टेशन होती है। और सरफेस क्रीप क्या होते हैं, जो बड़े क्रम्बल्स होते हैं, जो हवा उठा नहीं सकती, जो धक्के मार के लेके नहीं जा सकती, तो वो क्या करते हैं, ये रोलिंग करते हुए चलते हैं। यूं हवा आई तो आगे की तरफ रोल करेंगे ऐसे, इनको क्या कहते हैं, सरफेस क्रीप कहते हैं। अब सोयल इरोजन के कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सोयल इरोजन को कंट्रोल किससे जा सकता है, एग्रोनॉमिक मेजर से और मैकेनिकल मेजर से, जिसको इंजीनियरिंग मेजर्स भी कह सकते हैं। एग्रोनॉमिकल में हम क्या कर सकते हैं, टिलेज कर सकते हैं, टिलेज भी डीप कर सकते हैं, ऑफ सीजन कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, विंड ब्रेक लगा सकते हैं। तो जो पेड़ हम लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, हर्ब्स लगाते हैं, किसी एक लाइन में लगा दे, बाउंड्री में लगा दे, तो क्या कहलाता है, विंड ब्रेक कहलाएगा। और शेल्टर ब्रेक में क्या हो, शेल्टर का मतलब वो आसरा, जो कुछ भी हो, वो दीवार भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, और जो पेड़ भी हो सकते हैं, जो किसी भी तरीके से, यानी ये लिविंग प्लांट्स की रो रहेगी और इसके अंदर सब कुछ रहेगा जो हवा की गति को रोकेगा, वो शेल्टर बेल्ट्स कहलाते हैं। तो हमारे 2 अलग अलग चीजें इससे। और मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में हम क्या हो सकते हैं, बंड्स हो सकते हैं, ट्रेसिंग हो सकती है, ट्रेंचिंग हो सकती है किसी चीज की, वर्टिकल मल्चिंग हो सकती है। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सोइल की इरोजन को कम कर सकते हैं। अगर हम कंटूर कर सकते हैं तो एक चीज, कंटूर्स कहाँ होंगे, 6% तक का जहाँ स्लोप रहेगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंटूर बना सकते हैं, यानी डोले निकाल सकते हैं, पारे बांधना जिसको देसी भाषा में कहते हैं, वो लगा सकते हैं। बंड्स क्या कहते हैं, जो खेत एक बार लगा दिया हमने, नाली बना दी, तो बीच में अगर पानी जाता है, ये चले गए, ये कंटूर्स हैं, ये स्लोप होगा, इस साइड ये स्लोप है, और हमने क्या कर दिया, यहाँ ऐसे कुछ डिस्टेंस में अर्थन एम्बैंकमेंट्स बना दिए, तो क्या कहलाते हैं, कंटूर्स कहलाते हैं। और बंड्स क्या कहेंगे, इस पानी को रोकने के लिए ऐसे बना देंगे, ये बंड्स कहलाएंगे। टेरेस क्या कहेंगे, इनको सीढ़ीनुमा में कन्वर्ट कर देंगे, एक सीढ़ी ये कर दी, एक सीढ़ी ये कर दी, ये टेरेसिंग हो गई। और ये टेरेसिंग बेंच टाइप भी हो सकती है और टेबल टॉप भी हो सकती है। तो एक आउटवर्ड रहेगी, एक इनवर्ड रहेगी। यानी कि अगर मैं कहूँ ये स्लोप है, ये पूरे पहाड़ का, हमने ये सीढ़ी काट दी हमने, और इसके ऊपर से अगर पानी का मूवमेंट रहेगा तो एक तो ऐसा वो बाहर की तरफ झुकाव रहेगा, एक अंदर की तरफ झुकाव रहेगा। तो जहां पर
ज्यादा पानी की दिक्कत है, जहाँ ज्यादा सोयल के अंदर पोर्सिटी नहीं बनती, वहाँ इनवर्ड रहता है कि तो पहाड़ है, स्लोप के साइड से वो पानी आए और उसका सेफ ड्रेनेज हो जाए। जहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, सोयल अच्छी है, डीप सोयल है, वहां पर इसको हम उल्टा कर देते हैं, आउटवर्ड कर देते हैं, तो पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, सोयल नीचे की तरफ जाएगी और इस साइड से पानी सेफ ड्रेनेज हो जाएगा। तो ये जो ट्रेसिंग होगी ये क्या होती है, 33% स्लोप तक जा सकती है। ये हमें वहां करना पड़ता है, सबसे ज्यादा खर्चा आता है। इस प्रकार हम अगर देखें तो हमने सोयल के जो टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज कर लिया। इसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के बाद। यहाँ शोर बहुत है, जरा खामोशी से मिल, सब हैं जद्दोजहद में यार, तो इत्मीनानी से मिल। मैं गवाला हूँ, मनमोजी हूँ, आवारा हूँ, मुझसे सिर्फ मोहब्बते एतबार से मिल। चेहरों पर चेहरा लगाने की आदत नहीं मुझे, मेरे जहन में इश्क है, करार है, एतबार है। ऐसे घर में रहना है तो मेरे दिल में उतर के मिल। फूलों की खुशबू पे वक्त की पहरेदारी है, उम्र भर महकना है तो मेरी आंखों में उतर के मिल। सफ़रे ज़िंदगी बड़ा पथरीला है माही, साथी की ज़रूरत है तो हम सफ़र बन के मिल। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।